Assalamu alaikum students. Lecture number 3, environmental toxicology, classification of toxic substances. तो आज के इस लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे अपने जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर अपना कंक्लूड किया था। लास्ट लेक्चर हमारा फिजिकल लेक्चर था। ये जो लेक्चर है ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है जो कि ऑनलाइन क्लास में होगी। तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग ये वीडियो देखकर हमारे लाइव सेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ क्लियर नहीं है, तो हम अपने लाइव सेशन के अंदर उन चीज़ों को समझ सकें। तो बेसिकली हमारे पास जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो नेचुरल भी हो सकते हैं, वो आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। तो उनको डिफरेंट किस्म की हमने क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देखी थी। तो फर्दर उसको प्रोसीड करते हुए आज हम जो है जो लास्ट क्लास टाइप है टेराटोजेंस, और उसके अलावा कुछ और दूसरे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जैसे कि एलर्जेंस और सेंसिटाइजर्स, इरिटेंट्स, इनको हम अब कवर करेंगे। तो जिस तरह आप लोगों ने पहले कैंसरस सब्सटेंसेस, कैरोसिजेंस आप लोगों ने देखे थे, तो अब हम टेराटोजेंस की बात कर रहे हैं। बेसिकली ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर ये इनहेल हो जाएं या इंटरेक्ट कर लें तो उसकी वजह से ये जो है ख़ास तौर पर ह्यूमन एम्ब्रियो या फीटस उसके अंदर फिजिकल या फंक्शनल डिफेक्ट्स क्रिएट कर देते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर वेरी डेंजरस, जिसकी वजह से एक्सपेक्टिंग जो मदर्स हैं या अनबॉर्न चाइल्ड है, सबसे ज़्यादा उन पर इसका जो है वो असर पड़ता है। अभी हम इसकी टाइप्स देखेंगे तो देखेंगे इसी वजह से जो है अनबॉर्न चाइल्ड को ख़ास तौर पे प्रोटेक्ट किया जाता है, और जो है इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाता है कि जो है एक्सपेक्टेंट जो मदर है उसकी डाइट में कोई इस तरह की चीज़ ना शामिल हो कि उसकी वजह से कोई इस किस्म का जो टेराटोजन जो है वो कहीं आपके पास जो है आपकी फूड चेन में ऐड ना हो चुका हो, जिसकी वजह से वो कहीं असरअंदाज, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा असर है वो यही है कि ये ख़ास तौर पर जो डिफेक्ट्स क्रिएट करता है ये ह्यूमन एम्ब्रियो या फीटस में, यानी कि हो सकता है कि वालदा को कुछ भी ना हो, लेकिन जो अनबॉर्न बेबी है उसके अंदर अनरिपेयरेबल कोई बहुत बड़ा फिजिकल जो डैमेज है, कोई डिफेक्ट है, वो क्रिएट हो जाएगा। इसकी सबसे जो कॉमन एग्जांपल है वो मरकरी है। मरकरी इज वेरी टॉक्सिक, हाईली पॉइजनस टॉक्सिक सब्सटेंस। तो मरकरी की कोशिश की जाती है कि आप उसके साथ जो ह्यूमन एक्सपोजर है उसको कम से कम करें। जो ह्यूमंस मरकरी पे अगर एक्सपोजर है, हम उसको अपनी लाइफ से उसको कांटेक्ट जो है वो तकरीबन आपका यानी कि ज़ीरो टॉलरेंस है, तो आपके पास बिल्कुल ज़ीरो कांटेक्ट होना चाहिए, कोई भी इसकी जो है वो परमिटेबल लिमिट नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में ख़ास तौर पर जो मरकरी है, मरकरी के केस में बहुत कॉमन है कि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और वो एक्सपोज हो जाती है मरकरी से, उसके नतीजे में क्या होता है कि जो वो मरकरी है वो थ्रू द मदर वो उस अनबॉर्न जो चाइल्ड है, एम्ब्रियो है या फीटस है, उसके अंदर इंजेक्ट हो जाएगा, और उसकी वजह से वो जो एम्ब्रियो होगा या फीटस होगा उसके अंदर जो है वो कोई डिफेक्ट क्रिएट कर देगा। तो हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेराटोजेंस हैं, उनमें फिजिकल टेराटोजेंस हैं, उनमें हमारे पास केमिकल टेराटोजेंस हैं, उसके अलावा हमारे पास कुछ इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास टेराटोजेंट्स हैं। जैसे कि फिजिकल टेराटोजेंट्स में आपके पास कोई ऐसे फिजिकल सब्सटेंसेस हो सकते हैं और इनके इस चीज़ में ये कभी आपके पास सेंसिटाइजर या एलर्जेंस की से मिलती जुलती हो सकती हैं। केमिकल टेराटोजेंट्स में आपके पास वो कोई केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि टेराटोजेंस होंगे और जो कि इस तरह अपना जो डैमेजिंग इफेक्ट करेंगे ऑन एक्सपोजर विद ह्यूमंस, यानी कि ह्यूमंस जब उस पर एक्सपोज हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ और किस्म के ये वायरसेस वगैरह भी हो सकती हैं जो कि इन्फेक्शन का बायस बनते हैं। जरा एक एग्जांपल देख लेते हैं कुछ हमारे पास इन टिपिकल टेराटोजेंस की, जो कि हमारी ह्यूमन लाइफ के अंदर जो है वो बड़े मसाइल का जो है वो बायस बन सकते हैं। अल्कोहल, जो अल्कोहल है, हकीकत यह है कि देयर इज नो सेफ लिमिट ऑफ अल्कोहल।
इवन द वेस्टर्न सोसाइटीज़ हैं उन्होंने भी रियलाइज़ किया है कि ठीक है, बिकॉज ऑफ अ सर्टेन बॉडी कैपेसिटी की वजह से कुछ लोग उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, बट देयर इज़ नो सेफ लिमिट ऑफ अल्कोहल, बिकॉज कि जो अल्कोहल है ख़ास तौर पर वो बहुत ज़्यादा इनफर्टिलिटी क्रिएट कर सकता है, और इनफर्टिलिटी के अलावा वो जो स्पर्म काउंट है उसको डिक्रीज कर सकता है। उसके अलावा जो फीटल ग्रोथ है इनसाइड द मदर उसको रिटार्ड कर देगा। ख़ास तौर पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि अल्कोहलिक मदर्स की वजह से तो उनके जो अनबॉर्न बेबी था उसके बाद उसके अंदर कोई डिफेक्ट ऐसा क्रिएट हुआ कि हो सकता है कि उसका एक कान कम्प्लीटली वो जो है वो वजूद में ना आ सके, एक हाथ ना बन सके। तो इस किस्म का कोई एक जो पार्ट ऑफ द बॉडी है वो उसका ग्रो ही ना कर सके, जिसकी वजह से वो पार्ट उसका मिसिंग रहता है। तो ये बड़े कॉमन इफेक्ट हैं विच आर क्लोजली कनेक्टेड विद द अल्कोहल कंजम्पशन। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो कॉग्निटिव डेफिसिट्स है। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जब हमने इसको जो है हम बात कर रहे हैं कॉग्निटिव डेफिसिट्स की, दिस इज़ क्वाइट पॉसिबल कि कोई सर्टेन अमाउंट में, इसीलिए बहुत ज़्यादा इसको जो है वो प्रोहिबिट किया जाता है कि एक्सपेक्टेंट जो मदर्स हैं वो अल्कोहल को कंज्यूम मत करें, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कंजप्शन ऑफ अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उनकी वजह से उनको बहुत सीरियस किस्म के कॉग्निटिव डिफेक्ट, कॉग्निटिव डेफिसिट्स का मतलब ये है कि आपके जो बच्चा होगा उसके सोचने समझने की जो सलाहियत होगी वो सही नहीं होगी। वो बच्चा ज़हनी तौर पे माजूर हो सकता है फिजिकली वो हेल्दी हो, लेकिन मेंटली जो वो बच्चा होगा वो एक जो है सेहतमंद दिमाग का हामिल नहीं होगा, जिसकी वजह से वो कोई हेल्दी ह्यूमन लाइफ, बल्कि वो जो है एक माशरे पर तकरीबन एक बोझ बन जाएगा। एस्पिरिन हम यूज़ करते हैं एक ब्लड नेचुरल सॉरी जो मेडिसिन है, तो हम इसको यूज़ करते हैं स्पेशली कॉमनली यूज़ करते हैं इसको हेडेक्स वगैरह में, क्योंकि ये ब्लड थिनर है, ये ब्लड को थिन करता है और जिसकी वजह से आपका जो है हेल्प्स डाउन इन कॉम्बैटिंग स्पेशली आपका हेडेक्स वगैरह के अंदर ये बड़ा हेल्पफुल होता है। उसके अलावा जो है अगर किसी का ब्लड थिक हो रहा हो तो वो भी ये एस्पिरिन को यूज़ करते हैं। बिकॉज ऑफ दीज एबिलिटीज इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आपके पास एस्पिरिन अब्यूज़ की वजह से, एस्पिरिन अगर आपने बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल कर दिया या डॉक्टर के मशवरे के जो है इसको, क्योंकि ऐसी जो मेडिसिन बहुत सारी आपके पास है ओवर द काउंटर मेडिसिन, यानी कि जिनको आप इस्तेमाल कर लेते हैं विदाउट रिक्वायरिंग एनी डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। तो डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ये ओवर द काउंटर, जहाँ की आपने खरीद लिया, आपने कहा हमें ये दवाई दे दें। पाकिस्तान में तो क्योंकि आप एंटीबायोटिक भी खरीद सकती हैं जो कि हार्मफुल हो सकते हैं, लेकिन एस्पिरिन अगर आप अब्यूज़ कर रहे हैं, एस्पिरिन का जो इंटेंडेड यूज़ है उसके अलावा उसको अब्यूज़ कर रहे हैं, उसको अलावा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्वाइट पॉसिबल कि ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स के अंदर ये है कि आपकी बॉडी के अंदर से कहीं कहीं से ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसके अलावा अगर या क्योंकि ब्लड थिनर है जैसे बताया, तो हमारे पास जो खून जम जाता है, आप देखते हैं कभी कभार आपको खराश आती है, थोड़ी देर बाद ब्लड का फ्लो रोकते हैं तो खुद ब खुद ही वहाँ पर एक रिंड बन जाए, स्कार बन जाता है। तो एक नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है। तो उसके मुकाबले में बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ एस्पिरिन, इसकी वजह से ये पॉसिबल है कि जो ब्लीडिंग है वो कंटिन्यू करती रहे और जो है उसके बाद वो जो है ख़ास तौर पर वो शख्स जो है उसकी डेथ हो सकती है। बाज़ लोगों में जिनमें जो है वो विटामिन के की अगर कमी होती है, विटामिन के बहुत थोड़ी मिकदार में चाहिए होता है, उसका नुकसान ये होता है कि ख़ास तौर पर जो ब्लड है उसके अंदर ये फिर एबिलिटी नहीं रहती कि वो जो है ऑटोमेटिकली वो फ्लो को रोक सके, या आपके जो ज़ख़म है उससे खून बहना बंद नहीं होता, बल्कि वो खून कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है और थोड़ा सा कट भी या थोड़ा सा ज़ख़म भी जो है ना इंसान की जान जाने का बायस बन सकता है। इसके साथ साथ एक और केमिकल है हमारे पास, ये जो है डाइथाइलस्टिलबेस्ट्रोल हमारे पास एक केमिकल है और ये जो है एक टेराटोजेन है और ये कैंसर का बायस बन सकता है। अगर ह्यूमन के साथ इसकी कंजप्शन हो गई तो ये पॉसिबल है कि आपने इसको इनहेल कर लिया है या इन द लिक्विड फॉर्म अगर ये आपकी बॉडी के ऊपर कांटेक्ट करता है और कांटेक्ट करने के बाद ये इसकी इन्फ्यूजन हो जाती है, आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर गया, एंड थ्रू दिस एब्जॉर्प्शन इफ इट मिक्सेस विद योर ब्लड स्ट्रीम, तो उसकी वजह से न सिर्फ ये आपके लिए बल्कि ये ख़ास तौर पर जो अनबॉर्न चाइल्ड है उसके लिए भी
जो एम्ब्रियो है उसके अंदर भी ये कैंसर, डिफरेंट किस्म के कैंसर जो है क्रिएट कर सकते हैं। लेड जी, लेड जो है खास तौर पर जो लेड है वो डेथ, उसके अलावा एनीमिया। एनीमिया आपको पता है कि जो ब्लड का डिसऑर्डर है, खास तौर पर जब उसके अंदर आपके पास आयरन जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, तो जो एनेमिक पेशेंट होते हैं तो आप देखेंगे आपको पिलाहट जो रंगों वाले बच्चे नजर आते हैं, या एडल्ट्स भी हैं, तो वो एनीमिया है, उनके अंदर जो है वो आयरन जो है कंटेंट मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो पीलाहट सी जो उनकी रंगत नजर आती है। तो बाद लोग उसको देखते हैं कि ये गोरा रंग है, नहीं ऐसा नहीं है, वो हेल्दी बिल्कुल फीचर नहीं है, और वो जो है वो पिगमेंटेशन की कमी का शिकार होते हैं, और वो जो है वो बड़े वीक रहते हैं। उसके अलावा जो है वो मेंटल रिटार्डेशन, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। जो लेड है एक हैवी मेटल है, इंतहाई पॉइजनस है, इसी वजह से किसी ज़माने में इसको एंटी नॉकिंग एजेंट, जो हमारे फ्यूल होते हैं, जैसे कि आपके पास पेट्रोल है, डीजल है, तो इंजन के अंदर जब इसको एज अ फ्यूल यूज़ करते थे, तो उसके बाद में इसको स्मूथली बर्न करने के लिए, कि भाई ये स्मूथली बर्न हो, तो इसको आप फ्यूल के अंदर लेड के कुछ कंपाउंड ऐड कर देते थे एज अ एंटी नॉकिंग। तो नॉकिंग क्या होती थी कि आपका फ्यूल सही तरह कंबस्ट हो, आपके इंजन को झटके ना लगे, बिल्कुल वो स्मूथली वो ऑपरेट करे, स्मूथली रन करे, तो ये लेड बेस्ड कंपाउंड हो। उसके बाद अक्सर ये देखने में आया कि जब वो लेड जो उसकी फ्यूल का जब वो धुआं में कन्वर्ट होता था, और वो धुआं जब लीक होता था आपके पास हवा में, एटमॉस्फेयर में मौजूद है, तो ये लेड पॉइजनिंग का बाइस बनता था। खासतौर पर जो ट्रैफिक पुलिस वाले थे, या उसके अलावा और जो लोग जिनका गुजर बसर सड़कों पर आना जाना बहुत ज़्यादा होता था, तो उनके लिए। उसके बाद ये फिर जो है अब ये नहीं ऐड किया जाता इसी वजह से कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, लेकिन उसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा इसकी सोर्सेज हो सकते हैं। एक बड़ा कॉमन सोर्स हमारे पाकिस्तान में पॉसिबल है कि हम लोग ख़ास तौर पर जो अज़ाए रईसा जानवरों के इस्तेमाल करते हैं, बड़े क्रिटिकल कंपोनेंट, जैसे आप ये दिल, गुर्दे, जिगर, इस तरह के फेफड़े वगैरह पाकिस्तान में ये बकरों के, बड़े जानवरों के बहुत शौक से खाए जाते हैं। ये जो हमारे पास इस तरह के ऑर्गन्स हैं, इन ऑर्गन्स के अंदर ख़ास तौर पर ये जो लेड होता है ये जाकर डिपॉजिट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके ऐसे लोग जिनके डाइट के अंदर ये गुर्दे वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो लेड जो है पॉइजनिंग का शिकार हो सकते हैं। और जो जैसे कि बताया कि आपको ये लेड बहुत डेंजरस है, तो ये क्वाइट पॉसिबल है कि वो आपकी एक्सपेक्टेंट मदर ने ये कंज्यूम कर लिया, इस तरह की कोई लेड बेस्ड कोई कंपाउंड। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो गुर्दे हैं आपके पास, ये पिपरी है आपके पास, ये इस तरह की जो चीज़ें, लोग फेफड़े वगैरह आपके पास, इन अज्जा के अंदर इनके कंपोनेंट जाके जमा हो जाते हैं, और उसके बाद उसने कंज्यूम कर लिए हैं, जिसकी वजह से उसके होने वाले बच्चे की सेहत पर बहुत ज़्यादा मुज़िर असरात पड़ सकते हैं। जी, थैलिडोमाइड हमारे पास एक केमिकल सब्सटेंस है। ये एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है कि जिसको अगर आप देखिए तो हमारे पास ये बेसिकली जो फीटल डेथ, या आपके पास जो है उसके अलावा एबनॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देता है। एबनॉर्मेलिटीज़ कैसे क्रिएट कर देते हैं कि ख़ास तौर पर कि जो है अगर बाज़ ये सिजेरियन या नेचुरल कोई आपकी बर्थ है, तो वो नॉर्मल डिलीवरी को वो सिजेरियन डिलीवरी के अंदर इस किस्म के जो सब्सटेंसेस की काफ़ी बाइस बन सकता है। उसके साथ साथ जो आपका अनबॉर्न चाइल्ड है, फीटस है, नॉर्मली जो है एट द लेटेस्ट वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो आपके पास वो काफ़ी ज़्यादा उसकी वो स्टेबल हो चुकी होती है। लेकिन थैलिडोमाइड खास तौर पे जो फीटल डेथ का बाइस बन सकता है एट इवन लेटर स्टेज, क्वाइट, यानी कि जब जिस वक्त प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुकी होती है, इवन आफ्टर 20 वीक्स, तो ये आपके पास जो है मिसकैरेज हो सकता है, जिसका इंसानी जो है आपका जो है वो माँ के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरे का बाइस बन सकता है। उसके अलावा अगर ये फीटल डेथ नहीं होती, फीटस को कुछ नहीं हुआ, तो भी उसके बाद उसके अंदर ऐसी क्रिटिकल किस्म की एबनॉर्मेलिटीज़ जो है हमारे पास वो बाइस बन सकती हैं, जो कि जो है बाद में उस बच्चे को का माजूरी का बाइस बन सकता है। कोकेन हमारे पास एक ड्रग है, एब्यूजिव, इसको आप ये भी कह सकते हैं, एक रिक्रिएशनल ड्रग है। पूरी दुनिया में इसको बहुत इस्तेमाल किया जाता है, पार्टी ड्रग भी इसको कहते हैं।
तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन लाइफ। जब इसको बनाया गया था तो बनाने का बिल्कुल ये मकसद नहीं था कि जिस तरह अब इसको अब्यूज़ किया जा रहा है, इसको मंशियात के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर जो कोकेन एडिक्ट्स हैं तो या क्रैक एडिक्ट्स जो हैं वो अक्सर जो है वो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार रहते हैं। और इसी तरह इवन इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड कि जो है कोकेन कंज्यूमिंग फादर्स एंड मदर्स दे बोथ कैन लीड टू सर्टेन हार्मफुल डिफेक्ट्स इन देयर फ्यूचर ऑफस्प्रिंग। तो होने वाले बच्चों में वो मुज़िर असरात अक्सर आया हो जाते हैं, बहुत ज़ाहिर हो जाते हैं। तो ख़ास तौर पे ख़वातीन के अंदर स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हो सकती है, तो जस्ट बिकॉज क्योंकि अक्सर जो कोकीन है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको हेलुसिनेशन के साथ साथ उसको जब फौरी तौर पे इनटेक के बाद एक बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको फील हो सकती है। उस एनर्जी के बाद हो सकता है कि आप ऐसी इरेगुलर या रैंडम मूवमेंट्स करें या आप इस किस्म की जो है मूवमेंट्स करें जिसकी वजह से वो आपकी जो फीटस है वो उसको कोई जो है वो असर पड़ जाए। और इसके अलावा ये खुद से भी कोकेन जो है एक स्पॉन्टेनियसली आपको जो है वो एबॉर्शन का बायस बन सकती है, जिसकी वजह से जो है वो माँ के लिए भी सेहत के लिए ख़तरा बन सकता है। जी, जो एड्स है, एड्स जो है एक ब्लड बॉर्न वायरस है। अक्सर जो है इसके बारे में डिटेल से मीडिया पे आप लोग सुनते रहते हैं, तो जो है और ये एक बहुत ज़्यादा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो बेसिकली हमारे पास जो HIV एक एक्चुअली वायरस होता है, तो उस वायरस की वजह से जब आपके पास वो एड्स की बीमारी के अंदर वो एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है, तो बीइंग एन HIV पॉजिटिव डज नॉट मीन कि जाना दिस इज़ द एंड ऑफ द लाइफ। लेकिन एक HIV जो पॉजिटिव पेशेंट है वो पेशेंट उसको एंटी रिट्राइवल जो है वो एंटी वायरल जो ऐसी उनको ड्रग्स लेनी पड़ती हैं जो कि रिप्रेस करती हैं इस खास तौर पे HIV वायरस को। और उसके अलावा अभी रिसेंटली मीडिया के अंदर ऐसे केसेस आ चुके हैं कि जो है कुछ लोगों को उन्होंने जो है वो रिवर्स भी कर दिया। तो लेकिन अभी डॉक्टर्स कॉशियस हैं इस सिचुएशन के अंदर, कहने कि वो ये समझते हैं कि वो सिर्फ उसकी वो जो अंदर HIV का जो वायरस है वो उसको इतना मिनिमाइज कर देते हैं कि वो अब टेस्टिंग में डिटेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन ऑब्वियसली इट इज स्टिल इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, वो टेस्टिंग में डिटेक्ट नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि वो फ्यूचर में किसी प्रॉब्लम का बाइस बन सकता है, नहीं बन सकता। तो एड्स इटसेल्फ इज नॉट अ वायरस, जो है एड्स जो है वो डिजीज है। जब आपके पास HIV पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं वो अगर ये डिजीज कर लें तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक डिजीज है, इसका कोई जो है वो बचना मुमकिन नहीं है। तो HIV पॉजिटिव जो पेशेंट है दे कैन स्टिल लिव अ हेल्दी लाइफ, दे कैन स्टिल लिव फॉर वेरी लॉन्ग लाइफ, उनको जो है नॉर्मल एक एज है वो उसको अटेन कर सकते हैं, लेकिन उनको डेली मेडिसिन कंज्यूम करनी पड़ेंगी। वो जो है आपके पास एंटीवायरल किस्म के आपके पास वो डिजीज वो मेडिसिन कंज्यूम करेंगे जिसके बाद ही हो सकते हैं। तो ऐसी ख़ास तौर पे पेरेंट्स, ख़ास तौर पे माएँ जो एड्स के पेशेंट हो, अफ्रीका में बड़ा कॉमन है, पाकिस्तान के भी ऐसे देही इलाके वगैरह जहाँ पे सेहत वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं है। डेरा गाजी खान से अक्सर इतलाएँ आती रहती हैं, रहीमिया खान शहर में भी हमने सुने थे कुछ ऐसे केस आए कि जिसके बाद वहाँ पे एड्स के पेशेंट थे, तो लोगों को पता बिल्कुल नहीं था। तो उसकी वजह कि कोई हमारे पास कोई जो पीरियडिकल मेडिकल चेकअप्स ऐसे नहीं होते, जिसकी वजह से हम अपनी सेहत के मसाइल से बिल्कुल अनजान रहते हैं। तो इसकी वजह से जो होने वाला बच्चा है उसमें ना सिर्फ ये है कि एक तो बात ऑब्वियस है कि वो एड्स का शिकार हो सकता है बच्चा, उसके अलावा वो बच्चा जो है वो उसकी ग्रोथ जो है वो बड़ी सख्त मुतासिर हो सकती है, उसका जो वेट है वो बहुत ज़्यादा उसका कम हो सकता है। अगर हेल्दी वेट नहीं होगा तो उस बच्चे का जो आफ्टर द डिलीवरी उसके जो सर्वाइवल चांसेस है वो बड़े कम होंगे। इसी तरह एड्स की वजह से जो ऐसे माँ बाप के बाद जो बच्चा दुनिया में आया है वो बड़े जो सिम्टम्स डिस्प्ले करता है, तो वो बड़े उन सिम्टम्स में डेवलपमेंट डिले होता है। तो वो बच्चा जो है अपनी जो उसकी डेवलपमेंट है, बेशक वो बॉडी की डेवलपमेंट हो, वो जो डेवलपमेंट है बेशक वो उसकी मेंटल डेवलपमेंट हो, इस तरह तमाम किस्म की जो ये डेवलपमेंट्स हैं, इन डेवलपमेंट्स में वो बच्चा जो है ख़ास तौर पर अपनी जो है बड़े नेगेटिव किस्म के वो साइंस शो करता है।
इसी तरह रुबेला जो है हमारे पास ये भी मेंटल रिटार्डेशन, उसके अलावा आपके पास फिजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। उसके अलावा आपके पास जो रुबेला है वो जो है पॉसिबल डेथ का भी बाइस बन सकती है। तो ये जो एम्ब्रियो है उसके अंदर जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये तमाम वो मुख्तलिफ किस्म के जो कंपोनेंट्स हैं, इन तमाम कंपोनेंट्स में ये कह देना कि कोई कितना खतरनाक है, कोई कम ज़्यादा है, ये ऐसा कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि ये कंपोनेंट्स कुछ लोगों पर बहुत मुख्तलिफ तरीके से असरअंदाज होते हैं और अक्सर औकात जो इनका टारगेट होता है वो टारगेट जो है वो जैसे अभी आप लोग देख चुके हैं वो फ्यूचर ऑफ स्प्रिंग है। तो एड्स के केस में आपने बाकी केमिकल्स के और एड्स और जो रुबेला है ये तो क्योंकि वायरसेस हैं, तो वायरसेस की वजह से अक्सर औकात बड़ा जो है ये मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं आपको कि जो रुबेला है ये बेसिकली एक बड़ी कंटेजियस छूत का मर्ज है और इसकी वजह से एक आपको बड़ी रेड किस्म की रैश सी नज़र आती है और इसका एक बड़ा फनी सा नाम, इसको जर्मन मीजल्स भी उसको कहते हैं। और बाज़ औक़ात तो ये बड़े जो है माइल्ड से सिम्टम्स शो करता है और कभी कभार ये कोई सिम्टम्स शो भी नहीं करता और ये पॉसिबल है कि माँ को कुछ भी ना हो, लेकिन जो अनबॉर्न बेबीज हैं उनके अंदर जो है ये बहुत ही सीरियस किस्म के इफेक्ट्स क्रिएट कर देगा। माँ को शायद कुछ भी ना हो लेकिन जो है बच्चे के लिए आप देख चुके हैं उसकी पॉसिबल डेथ है, फिजिकली प्रॉब्लम्स हैं, जो मेंटल रिटार्डेशन वगैरह, ये तमाम किस्म की जो डिफेक्ट्स हैं ये पॉसिबल है। कुछ और हमारे ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं जो कि इनके अलावा हैं, जैसे कि आप लोगों ने क्लासिफिकेशन में बाकी चीज़ें देखी थी, उसमें हमारे पास एलर्जेंस हैं, सेंसिटाइजर्स हैं, इरिटेंट्स हैं। तो एलर्जेंस देख लेते हैं। बेसिकली जो एलर्जी आप लोगों ने सुना होगा यार उसको एलर्जी हो गई, उस बंदे को एलर्जी है, तो ये जो एलर्जेंस होते हैं ये एक अननेसेसरी को इम्यून रिस्पॉन्स, हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यूनिटी है। तो देखिए जैसे अगर आप कभी इसको इस तरह इसको सोचिए, अगर आपके गलती से आपके मुंह में एक बाल चला जाता है बिल्कुल बारीक होता है, तो हमारी वो जो जबान है इतनी सेंसिटिव होती है वो आपको बता देती है कि आपके जो है वो बॉडी के अंदर ये बाल जा रहा है। तो इसको आपको खाने में अगर रोटी के अंदर वो आ जाता है, आप सालन में आ जाता है, तो आप उसको फौरन थूकने की कोशिश करते हैं, आपकी जो है वो बॉडी इतनी सेंसिटिव है। तो इसी तरह जब हमारे अंदर ये सब्सटेंसेस आते हैं तो आपकी जो बॉडी का एक इम्यून सिस्टम है वो इम्यून उसको एक बड़ा अजीब सा रिस्पॉन्स देता है क्योंकि उसको जज नहीं कर पाता कि ये क्या चीज़ है, और बिकॉज ऑफ लैक ऑफ जजमेंट तो वो कोई अननेसेसरी इस तरह का रिस्पॉन्स दे जाता है जिसकी वजह से आपको जो रैश होती है, जो रैश वैश निकलती है, वो एलर्जी के बाद वो जो एलर्जन आपकी बॉडी के साथ इन कांटेक्ट आया है, आप अक्सर देखते हैं कि जी स्किन पर रैश हो गई है, या आप गौर कर कीजिए कि बड़ी इसकी कॉमन सी मिसाल है, आपको होंठों के बाहर कोई जख्म सा हो जाता है, कोई दाना सा निकल आता है, तो ये बेसिकली अननेसेसरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है। कुछ इसकी जो कॉमन एग्जांपल्स हैं ये हमारे पास फिश फूड, पाकिस्तान में क्योंकि हम ये सी फूड वगैरह इतनी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते, तो ये मोलस्क्स हैं जैसे ये ऑयस्टर्स, मसल्स, स्क्विड्स, पाकिस्तान में तो शुगर है हम लोग इसको कंज्यूम नहीं करते, लेकिन ये समंदर के अंदर फिरने वाली ऐसी समुद्री आबी मखलूक है कि जो कि ख़ास तौर पर बहुत से लोगों में एलर्जी का बाइस बनता है। इसीलिए ऐसी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो कि जहाँ पर ये सब्सटेंसेस प्रोसेस होते हो वहाँ पर वो ये बताते हैं क्लियरली कि भाई हमारे इस प्लांट के अंदर, हमारे इस प्रोसेस के अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा आप इसका ख्याल रखिएगा क्योंकि ये एलर्जी का बाइस बन सकते हैं। क्रस्टेशियंस एक और क्लासिफिकेशन है इसी सी फूड की जिसमें प्रॉन्स, क्रेफिश और यैबीज, ये जो क्रेफिश और यैबीज हैं ये सेम किस्म के जो केकड़ों की किस्में हैं और सिर्फ इलाके का फ़र्क है। कुछ इलाकों में क्रेफिश को जो है वो क्रेफिश कहा जाता है, कुछ इलाकों में इनको यैबीज कहा जाता है। तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के अंदर इनके मुख्तलिफ किस्म के जो है वो नाम हैं। तो ये जो मुख्तलिफ किस्म के सी फूड्स हैं ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं एलर्जी का बाइस बनने के लिए। लोग जो पाकिस्तान की सोसाइटी में तो इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, और ख़ास तौर पर आपके पास इस किस्म के
कोई प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री है जो कि इस किस्म के सी एनिमल्स को इस्तेमाल कर रही है, तो उसके बाद ये पॉसिबल है कि उस प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर कुछ और चीज़ बनाई गई बाद में, उसके अंदर भी इनका असर आ जाए जो कि एलर्जी का बायस बन सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो है सेंसिटाइजर्स हैं। जो सेंसिटाइजर्स होते हैं बेसिकली ये इनका इनिशियल जो इफेक्ट होता है ये बड़ा माइल्ड होता है, क्योंकि अक्सर जब पहले आपकी ह्यूमन बॉडी के साथ ये इन कांटेक्ट आते हैं तो उस वक्त ये बहुत थोड़ा या कुछ भी रिएक्शन शो नहीं करते। लेकिन अगर बार बार ये जो सेंसिटाइजर्स हैं ये ह्यूमन जो है इन सेंसिटाइजर्स से एक्सपोज होते रहें तो उसके नतीजे में बहुत सीवियर किस्म के एलर्जिक जो रिएक्शंस हैं वो बाइस में आते हैं। तो खास तौर पर ये अक्सर ये बड़ा प्रॉब्लम है कि आपके पास जिस वक्त हमारे जब भी कोई भी ये इस किस्म की जो सेंसिटाइजर्स हैं जो ह्यूमन बॉडी के साथ इन कांटेक्ट में आए, और तो इनिशियली ये पॉसिबल है कि लोग क्या करते हैं कि समझते हैं यार तो कुछ भी नहीं है, मसला नहीं है, क्योंकि कुछ हुआ नहीं है, सुनते थे नहीं हमें तो कुछ नहीं होता इससे। लेकिन हमें तो कुछ ना होने का ये बाइस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो सब्सटेंसेस हैं इनिशियली कोई रिएक्शन अक्सर शो नहीं कर रहे, लेकिन बार बार जब ह्यूमन बॉडी के साथ इन कांटेक्ट में आते हैं तो बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म के एलर्जिक रिएक्शन शो करते हैं। इसकी जो बहुत कॉमन एग्जांपल है वो निकल सॉल्ट्स हैं, आइसोसायानेट्स हैं, या बेरिलियम के मुख्तलिफ किस्म के जो कंपाउंड्स हैं, ये कंपाउंड्स जो हैं बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं मुख्तलिफ किस्म के सेंसिटाइजर्स की। इरिटेंट्स हैं इसी तरह के ये मटेरियल्स हैं इरिटेंट्स भी, और ये जो इरिटेंट्स हैं ये आपके पास अगर जो है ह्यूमन बॉडी के साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं तो अक्सर ये क्या करते हैं आपकी आँखों को और रेस्पिरेशन जो हमारी जो सांस लेने की नाली है, स्किन है, या आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स है, मिसाल के तौर पर ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वो आपके पास जो है वो आँख भी हो सकती है, उसके अलावा कान की झिल्ली हो सकती है, उसके अलावा हमारे नाक की झिल्ली हो सकती है, और तो ये मुख्तलिफ किस्म की हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन्स हो सकती हैं जिनके अंदर सोजन और इरिटेशन, आपको वहाँ पर जो है खारिश सी होगी, वो सूज जाएगी। लेकिन ये जो इरिटेंट है इसका इफेक्ट जो है वो माइल्ड सा है कि ये आप मेडिसिन के बाद, परहेज के बाद आप इन चीज़ों को रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बहुत सीरियस जो है वो हो जाए तो बहुत ज़्यादा सीरियस होने की वजह से ये ह्यूमन बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है ये हार्मफुल इफेक्ट्स का ये बाइस बन सकते हैं। तो अक्सर औकात ये जो इरिटेंट्स हैं इन इरिटेंट्स को जो है बचने के लिए ख़ास तौर पर ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। कॉमन जो एग्जांपल्स हैं इरिटेंट्स की उनमें अमोनिया है, फॉर्मेल्डिहाइड है। तो अमोनिया अगर कहीं पे आप उसको सूंघें तो अमोनिया के बाद अक्सर औकात आप देखेंगे कि आपको आंखों में से जैसे प्यास की तरह आंखों में से आंसू आने शुरू होते हैं, इस तरह आपके इरिटेशन का बाइस बनेगा और आंखों में से आंसू पानी निकलना शुरू हो जाएगा। आपको जो है नाक के अंदर आपको खारिश का एहसास होगा, आपको शदीद आंखों में जलन होगी, तो इस किस्म के आपको जो है सांस लेने में दुश्वारी आ सकती है। तो ये अब फौरी तौर पर डेथ तो नहीं हो जाएगी, लेकिन जो है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर आपको ये इस तरीके से इरिटेट कर देगी कि अगर इफ लेफ्ट अनट्रीटेड उसके बाद जो है वो कंडीशन काफ़ी सीवियर हो सकती है। फॉर्मेल्डिहाइड है, हेलोजेंस हैं मुख्तलिफ किस्म के, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि इरिटेंट्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, और जो कि आइज, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्किन या म्यूकस जो मेम्ब्रेन्स हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन का बाइस बनते हैं। सो दिस वाज आवर लेक्चर नंबर 3। हमने इस लेक्चर में कंक्लूड कर लिया, हमने देख ली हैं कि हमारे जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं उनको किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, डिफरेंट किस्म के उन क्लासिफिकेशंस की हमने सब क्लासिफिकेशन हमने देख ली हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के उसके एग्जांपल्स देख लिए हैं, वो डिजीज़ देख ली हैं जो कि इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस का बाइस बन सकती हैं। तो प्लीज़ go through the lecture slides which are already available on your LMS and ocw.kfueit.edu.pk. Also these slides have been emailed to you. उसके अलावा आप जो है जब
इस लेक्चर के अंदर लाइव सेशन में आप पार्टिसिपेट करें। तो हमारा जो लाइव सेशन है वो हर ट्यूसडे को हमारा ये लेक्चर होता है। तो हर ट्यूसडे को जब हमारा लेक्चर होता है तो आप लोग जब इस लेक्चर के अंदर पार्टिसिपेट करें तो आपको चाहिए कि ये वीडियो देखकर आइए, ताकि हम उस अपने ऑनलाइन सेशन के अंदर एक्टिवली जो है हम डिस्कशन कर सकें। अगर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ सवाल जवाब हैं आपके, तो हम उनको इजीली उसको जो है लेकर हम कोई एक्टिव सेशन उसका ले सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।